हेलो दोस्तों। आज की इस बेहद शानदार एक्सप्लेनर में हम उस एलिमेंट की बात करने वाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे वर्सेटाइल यानी बहुमुखी है। हमारे खाने से लेकर हमारे डीएनए तक हर जगह बस एक ही नाम मौजूद है और वो है कार्बन। चलिए इसके रहस्यों को डिकोड करते हैं। अब सोचिए, ये बात कितनी हैरान करने वाली है कि कार्बन सभी जीवित चीजों का बेस है, लेकिन फिर भी धरती की भूपरपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट, कोयला या पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में ये सिर्फ 0.02% ही मौजूद है। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये मात्रा सिर्फ 0.03% है। मतलब नेचर में इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद कार्बन का जो इम्पैक्ट है ना, वो सच में बहुत ही विशाल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम समझेंगे सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, श्रृंखलाएं और नामकरण, दहन के रासायनिक गुण, फिर करेंगे एक क्विक रिवीजन और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू। सेक्शन 1, सहसंयोजी आबंध। चलिए देखते हैं कि कार्बन एटम्स आखिर एक दूसरे के साथ किस तरह बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि आयनिक कंपाउंड्स की तरह कार्बन आयन नहीं बनाता। इसके बजाय ये इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। और बिल्कुल इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं और इनके अणुओं के बीच का फोर्स भी काफी कमजोर होता है। और ये टेबल इस बात का परफेक्ट सबूत है। आप एसिटिक एसिड, इथेनॉल और मीथेन का डेटा देखिए। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स सच में बहुत कम हैं। ये इस बात को क्लियर कर देता है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। सेक्शन 2, कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। आखिर कार्बन लाखों अलग अलग यौगिक क्यों बनाता है? चलिए जानते हैं। असल में कार्बन के पास कुछ सुपर पावर्स हैं। पहली है कैटेनेशन, यानी अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स, ब्रांचेस या रिंग्स बनाने की ताकत। दूसरी है इसकी टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से ये एक साथ 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बना सकता है। और तीसरी चीज है इसका छोटा साइज, जो इसके न्यूक्लियस को बॉन्ड्स मजबूती से पकड़े रखने में मदद करता है, जिससे ये स्ट्रक्चर्स बेहद स्टेबल होते हैं। यहां एक बहुत ही कमाल का हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। पहले माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीवित चीजों में ही बन सकते हैं, किसी जादुई जीवन शक्ति से। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने लैब में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया और इस पुरानी थ्योरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सेक्शन 3, श्रृंखलाएं, वलय और नामकरण। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को कैटेगराइज करना और इनके नाम रखना सीखेंगे। देखिए, सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जहां कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें हम सैचुरेटेड या संतृप्त यौगिक कहते हैं। वहीं जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, वो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक बन जाते हैं, जो कि नेचर में काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। जब एक नॉर्मल कार्बन चेन में ये ग्रुप्स जुड़ जाते हैं ना, तो पूरी चेन की केमिकल प्रॉपर्टीज ही पलट जाती हैं। चेन कितनी भी लंबी हो, यौगिक की असली पहचान ये फंक्शनल ग्रुप्स ही तय करते हैं। तो आईयूपीएसी नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर के ये सिंपल स्टेप्स ध्यान से देखिए। सबसे पहले कार्बन एटम्स को गिनना है, फिर फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है कि वो प्रीफिक्स है या सफिक्स, और फाइनली अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो बस एन को हटाकर ईन या वाइन लगा देना है। बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4, रासायनिक गुण, दहन। अब देखते हैं कि इन यौगिकों को जलाने पर आखिर होता क्या है। ये रिएक्शन साफ दिखाते हैं कि कार्बन और इसके कंपाउंड्स जैसे मीथेन और इथेनॉल कितने शानदार फ्यूल हैं। जब इन्हें ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो भारी मात्रा में हीट और लाइट निकलती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। एक्टिविटी 4.3 से एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है। फ्लेम का रंग एक विजुअल इंडिकेटर है। अगर गैस की फ्लेम नीली और साफ है, मतलब फ्यूल सैचुरेटेड है और अच्छे से जल रहा है। लेकिन अगर फ्लेम पीली है और धुआं दे रही है, तो समझ जाइए कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है, जिससे बर्तनों पर कालिक भी जमने लगती है। सेक्शन 5, क्विक रिवीजन। चलिए फटाफट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिकैप कर लेते हैं। बस ये 4 पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। दूसरा, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी इसकी सुपर पावर्स हैं। तीसरा, नामकरण का सीधा लॉजिक। और चौथा, दहन से निकलने वाली हीट और लाइट। ये इस पूरे चैप्टर का कोर फाउंडेशन है।
सेक्शन 6 MCQ प्रैक्टिस सेक्शन। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। तो सवाल ये है कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जाता है तो वो आमतौर पर कैसी ज्वाला या फ्लेम देते हैं। अभी अभी हमने इसे डिस्कस किया था। बिल्कुल सही। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है तो वो हमेशा एक क्लीन नीली फ्लेम के साथ जलते हैं, एकदम हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस स्टोव की तरह। इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हमेशा याद रखें, साइंस को समझो, याद नहीं। सीखना कभी मत रोकना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।